हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में सामाजिक सुधार से संबंधित जो कुछ प्रावधान किए गए उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। शिशु बाल हत्या, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ऐसे तमाम प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां थीं उसे समाप्त करने के लिए समय समय पर हमारे भारतीय शासकों ने और उसके पश्चात जब अंग्रेज़ गवर्नर हमारे यहाँ आए तो उन्होंने इसे समाप्त करने की कोशिश किया, जिसमें हमारे भारतीय समाज सुधारक इन लोगों ने उनका सहयोग किया और समाज को सुधारने के लिए ग्रामीण स्तरों पे जा कर के, शहरी स्तरों पे जा कर के, जहाँ पे दोनों समुदायों को जो अलग अलग किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को मानने वाले थे या अन्य प्रकार के कोई सामाजिक गतिविधियों में लिप्त थे और जो कि सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से गलत था, उसे सुधारने का प्रयास करते रहे। उसी में से शिशु बाल हत्या थी। शिशु बाल हत्या और उसमें सर्वाधिक कन्या हत्या विद्यमान था। राजपूताना में और साथ ही साथ बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कन्याओं को मार दिया जाता था और जो बच्चे अपंग होते थे या किसी भी प्रकार के मानसिक रूप से विकृत होते थे या उनका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता था, उन्हें मार दिया जाता था। कन्या हत्या को लेकर के राजपूताना में तो व्यवस्था ऐसा था कि अगर कन्या का उत्पन्न हो गई है तो उसे पति पत्नी यानी दंपत्ति उस बच्ची को अपने पलंग के जो चारपाई होता है उसके नीचे दबा करके ऊपर से बैठ जाते थे और बच्ची मर जाती थी। एक ऐसा बर्बर कुकृत्य था जिसे समाप्त करने के लिए समय समय पर समाज सुधारकों ने कार्य किया। इसमें अकबर भी शामिल थे, उसके पहले भारतीय शासक थे उन लोगों ने, और साथ ही साथ सल्तनत के समय में कुछ हिंदू समाज सुधारक इसे समाप्त करना चाहते थे, लेकिन इसे पूर्ण रूप से समाप्त किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। और फिर हमारा भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के पश्चात इस पर अलग अलग अधिनियम बना करके समाप्त कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसी क्या स्थिति थी कि अचानक से कन्याओं को मौत के घाट उतार दिया जाता था? क्योंकि जब इस्लाम का आक्रमण हुआ, इस्लाम के आक्रमण के पश्चात ये प्रवृत्तियां बढ़ गईं। सती प्रथा तो हमारे यहाँ बुराई थी ही, लेकिन कन्या का जो कन्या हत्या था, कन्या शिशु हत्या था, ये बुराई बहुत बाद में यानी 8वीं सदी 9वीं सदी के बाद में आई। पहले लोग कन्याओं को मारते नहीं थे, लेकिन सती प्रथा एक ऐसी बुराई थी कि जिसमें महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी हो, इसके लिए एजुकेशन का यानी शिक्षा व्यवस्था का होना आवश्यक था, लेकिन ये अधिकार हायर एजुकेशन यानी उच्चतर शिक्षा उत्तर वैदिक काल में ही महिलाओं से छीन लिया गया था। यानी उपनयन संस्कार जब महिलाओं से ले लिया गया तब वो अशिक्षित हो गईं और फिर धार्मिक रूप से कर्मकांड में वो लिप्त हो गईं, जिससे उन्हें अब ना तो अपने अधिकारों का पता था और ना ही उन्हें किसी भी प्रकार के अन्य अधिकारों के बारे में जानकारी थी। और तभी से कहा गया था, कहावत बन गया था कि महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि जब उनका जन्म होता है तब वो पिता के सहारे, बड़ी होती हैं तो पति के सहारे और अंतिम अवस्था में पुत्र के सहारे जीवन बिता देना होता है। ये पितृसत्तात्मकता का एक नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। एक तरफ कहा जाता है कि नारी तेरी यही कहानी, आँखों में आंसू और आंचल में पानी। दूध लेकर के आंचल में चलते हैं, हड्डी को बिछड़ते देखा है। महिलाओं के लिए अलग सम्मान, ये झूठी शान को हमने देखा है। हमारे यहाँ के विचारकों ने अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए जो समाज में आलोचक रहे हैं, उन्होंने इस पर कठोर प्रहार किया है।
जब ये बातें देखो तो ये सूना लगता है और झूठा लगता है कि किसी प्रकार की नारी तुम केवल अबला हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कहने में और करने में अलग अलग अंतर दिखा। जब इस पर शिशु बाल हत्या को समाप्त करने के लिए हमारे समाज सुधारकों ने आगे बढ़ करके कार्य करना चाहा तो उन्हें सफलता जा करके मिली जब अंग्रेज गवर्नर इसे कठोर रूप से लागू करने के लिए बाध्य कर दिए। इसकी शुरुआत जब इस्लाम का आक्रमण हुआ तो आक्रमण के पश्चात ज़्यादा हो गया। कारण इसका ये था कि जो इस्लामिक आक्रमणकारी थे यानी लुटेरे थे, तो वो जिस भी गांव में या जिस भी शहर को लूटते थे वहाँ के व्यक्तियों यानी आदमी को, पुरुषों को मार देते थे, धन को लूट लेते थे, और जो अगर लड़की है या औरत है तो उठा लेते थे, और अगर छोटी बच्ची है तो उसको भी लेकर चले जाते थे। यानी कि केवल उन्हें अपने उपभोग की वस्तु की भांति समझना, और जो कि इस्लाम में कहना ये बहुत गलत नहीं होगा कि वो हक महिलाओं को नहीं मिलता है। यही इस्लाम की एक कमजोरी है कि जहाँ वो समानता की, जहाँ वो भातृत्व की, जहाँ बंधुत्व की बात करते हैं, वहीं पर महिलाओं को समान हक न देना ये उनकी कमजोरी नज़र आती है। तो दोस्तों, भारत में 19वीं सदी के सामाजिक सुधार के अंतर्गत शिशु प्रथा को प्रतिबंधित करने का बीड़ा उठाया गया था, और इसकी शुरुआत 9वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी में अपने चरम पर पहुंच गई। ये 13वीं सदी वही है कि जब हमारे यहाँ गजनी आते हैं, उसके बाद गोरी आते हैं, और गोरी के बाद में जब हमारे यहाँ पे इस्लाम की यानी सल्तनत की स्थापना हो जाती है, तो सल्तनत के स्थापना के पश्चात यानी कि ये वही 13वीं सदी है कि अब इस्लामिक आक्रमणकारी और धर्म का परिवर्तन बहुत तेज़ी से होने लगा था। और इसीलिए कुछ समुदायों में महिलाओं को अपने मर्यादा, अपने सम्मान और अपनी इज्जत समझ करके उसे या तो ना रहे या तो उनके अनुसार रहे। लेकिन पराजय एक ऐसा अभिशाप होता है, किसी का पराजय एक ऐसा अभिशाप होता है कि वो दूसरे के हाथों में चला जाता है, और फिर वो कुछ करने की इच्छा के बावजूद कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल महाभारत में बताया गया कि जब जुए में पांडव हार गए तो 5-5 पति होने के बावजूद द्रौपदी के चीरहरण के लिए आगे नहीं आ सके। यानी कहा है असहाय स्थिति में इंसान कुछ भी कर सकता है। तो राजपूतों में और बंगालियों में ये प्रचलन हुआ, और आगे चल करके गवर्नर जनरल जॉन शोर ने 1785 में बंगाल के नियम 21 के माध्यम से इसे समाप्त करने का प्रयास किया, और आगे चल करके 1804 में नियम 45 के तहत इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। 1785 और 1804-5 में इसे समाप्त करने का प्रयास किया गया। एक तरफ नियम 21 और दूसरी तरफ नियम 45, लेकिन ये समाप्त पूर्ण रूप से नहीं हो सका। उसके बाद में बनारस के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने भी प्रयास किया। जोनाथन डंकन ने भी शिशु वध प्रथा को समाप्त करने का कोशिश किया, और वो तत्कालिक रूप से बनारस के स्थानीय राजाओं का भी सहयोग लिए थे, लेकिन वो भी इसमें सफल नहीं हो सके। ऐसा इसलिए सफल नहीं हो सके, कोई भी सामाजिक धर्म और कोई भी सामाजिक कार्य न तो एक दिन में बनता है और न ही एक दिन में समाप्त होता है। किसी भी प्रथा को बनाने में सदियों लग जाता है, तो उसे अचानक से छोड़ पाना इंसान के लिए कठिन होता है। आगे चल करके लॉर्ड विलियम बेंटिंग जब आए तो उन्होंने, जब उनका कार्यकाल 28 से 35 था, तो उसमें राजपूतों में इन्होंने शिशुवध यानी कि शिशुवध को यानी कन्या हत्या को रोक दिया। और बाद में लॉर्ड हार्डिंग ने जब
1644 से 48 के बीच में पूरे भारत से बाल हत्या पर रोक लगा दिया। यानी यहाँ पर सफल होते जो नज़र आ रहे हैं, शुरुआत जॉन शोर ने कर दिया था 1785 में ही, लेकिन इन लोगों का केवल प्रयास के रूप में नाम आता है और इसे समाप्त करने में लॉर्ड विलियम बेंटिंक राजपूताना में और लॉर्ड हार्डिंग पूरे भारत से बालिका शिशु हत्या को निषेध कर दिए थे और इसे कठोर रूप से लागू करके इसे समाप्त करने में काफ़ी योगदान दिए थे, जिससे कि सामाजिक रूप से एक प्रथा को समाप्त किया जा सका। सती प्रथा। सती प्रथा भी हमारी सामाजिक रूप से एक बुराई था। सती प्रथा में आपने पद्मावती मूवी में देखा होगा कि पद्मावती सती हो जाती है जब अलाउद्दीन खिलजी उनके पति को मार देता है। इसमें राजपूतों की महिलाएं सामूहिक रूप से आग में अपने आप को जला लेती हैं और एक ऐसा वस्त्र अपने ऊपर धारण कर लेती हैं जो उनके पति के द्वारा एक अंतिम निशानी की भांति होता है। इसको लेकर के कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने मूर्खता का परिचायक कहा है और साथ ही साथ लेनपूल जैसे इतिहासकारों ने कहा है कि इसमें जलने वाली स्त्रियां केवल नर्क में जाती हैं। इसे समाप्त करने के लिए अकबर ने प्रयास किया, कश्मीर के शासक सिकंदर इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये लोग पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए, क्योंकि एक तो पूरे भारत में कोई ऐसा कानून बनाने में ये लोग सक्षम नहीं थे कि जो कि हिंदुओं को नाराज़ करके कर सकें। क्योंकि अकबर हूँ या सिकंदर जो कोशिश भी किए थे तो केवल इसलिए कि अगर समाप्त हो जाता है तो सही है, अदरवाइज ये हिंदुओं को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। लेकिन आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय साहब इन्होंने इस प्रथा का पुरजोर विरोध किया और एक पुस्तक लिखा था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी में इन्होंने विरोध करते हुए इसे पूरे भारत से खत्म करने के लिए सरकार पर दबाव डाला और इस दबाव का महत्व ये हुआ कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक महोदय इन्होंने 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के तहत ये कई बार पूछा गया है कि किस नियम से ख़त्म हुआ था, तो नियम 17 के तहत सती प्रथा को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया। पहले यह सिर्फ बंगाल में लागू था और आगे चल करके पूरे भारत से समाप्त कर दिया गया। यानी आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय साहब का इसमें बहुत योगदान था और इनकी पुस्तक संवाद कौमुदी के माध्यम से इन्होंने प्रजा के माध्यम से और जनता के रूप में जनता के समक्ष विरोध प्रदर्शित किया और सरकार पर दबाव डाला करके लॉर्ड विलियम बेंटिंक को इसे समाप्त करने के लिए मजबूर किया और 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के तहत सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया और सर्वप्रथम यह बंगाल में लागू था और बाद में पूरे भारत में लागू करके सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा। दास प्रथा हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही विद्यमान थी। मौर्य शासक बिंदुसार ने जब फारस के शासक से 3 चीज़ों को मंगवाया था, उसमें एक दास थे। शासक ने कहा कि हम आपको अंजीर और मदिरा भेज सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दासों का व्यापार ये मानवता के खिलाफ है, अतः हम आपको दास नहीं भेज सकते। उसके बाद में धीरे धीरे दासों को समाप्त करने का जो प्रयास था, उस सबसे पहला कोई व्यक्ति था तो सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक थे। इन्होंने 84,000 दासों को अपने पास रखा था और इनके व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे आगे चल करके अकबर ने भी दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन दासों का व्यापार तब भी
चलता रहा, क्योंकि दासों के व्यापार के माध्यम से ही कृषि पद्धति और अन्य प्रकार के जो बेगार कराए जाते थे वो दासों के माध्यम से होता था। दास प्रथा को आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के समय में 1833 के अधिनियम के माध्यम से दास प्रथा समाप्त किया गया, लेकिन दास प्रथा को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 1833 के अधिनियम में जब दास प्रथा समाप्त करने का प्रावधान किया गया तो उसे लागू नहीं किया गया। लागू किया गया आगे चल करके जब गवर्नर जनरल बने लॉर्ड एलन बरो, तो उन्होंने 1843 में नियम संख्या 5 के तहत दास प्रथा को समाप्त किया और फिर वह पूरे भारत से दास प्रथा का उन्मूलन हो गया। अगला पॉइंट है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह हमारे यहाँ पे विधवाओं को उत्तर वैदिक काल से ही शक्तियाँ समाप्त कर दी गई थी। या तो सती हो जाएं और या उनके सर के बाल हटा दिए जाते थे, सफ़ेद कपड़ा पहना दिए जाते थे और किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में नहीं भेजा जाता था। और जब वो अगर कहीं मांगलिक कार्यक्रम में चली आती थी तो उसे अपशगुन माना जाता था। और इस व्यवस्था को यानी कि जो अपशगुन था ये समाप्त किया जाए, विधवाओं को भी मानवता के रूप में जीने का अधिकार मिले, इसके लिए आधुनिक भारत में आंदोलन छिड़ा। न तो सल्तनत काल में, न मध्यकाल में और न प्राचीन काल में विधवाओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई सिंपैथी नहीं था। जब आधुनिक काल के बुद्धिजीवियों ने, सामाजिक सुधारकर्ताओं ने और अन्य प्रकार के जो धार्मिक सुधारकर्ता थे, उन्होंने विधवाओं की स्थिति को देख करके उनकी स्थिति को दयनीयता से बाहर निकालने का, उनकी दरिद्रता को ख़त्म करने का जब बीड़ा उठाया, तब आधुनिक भारत के समय में विधवा पुनर्विवाह को, जिसमें ईश्वरचंद विद्यासागर और धोंधो केशव कर्बे यानी जिसका नाम है D.K. कर्बे, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए सरकार पर दबाव डाला और साथ ही साथ इसके अधिनियम बनवाने में वो सफल रहे। जब लॉर्ड कैनिंग हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल यानी वायसराय बने, तब उनके समय में यह प्रावधान बन करके भारत में आया। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के समय में विधवा पुनर्विवाह प्रस्ताव लाया गया था। ध्यान रहे, प्रस्ताव लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में और इसे पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में, और उसके पश्चात विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया और उनसे उत्पन्न पुत्र को वैध माना गया और उसे अपने पिता के जायदाद में यानी संपत्ति में अधिकार का हक दिया गया। दास प्रथा, सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने इसे समाप्त करने की कोशिश की और जो कि समाप्त भी किया, बाद में फिर शुरू हो गया। आगे चल करके मुगल शासक अकबर ने भी इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बन करके आए तो इन्होंने दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। ध्यान रहे, इन लोगों के समय में कोई अधिनियम नहीं आता है, किसी भी प्रकार का कोई अधिनियम नहीं आता है, कोई एक्ट नहीं आता है, लेकिन इन्होंने प्रतिबंध लगाया। अधिनियम कब आता है? 1833 में। 1833 में अधिनियम आता है, लेकिन उसे लागू कब किया जाता है? उसे लागू किया जाता है 1843 में। किसके माध्यम से? लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। 1833 में एक्ट संख्या 5 के द्वारा, जो कि 1833 के अधिनियम के प्रतिबंधित प्रावधानों के अनुसार इसे समाप्त किया गया। विधवा पुनर्विवाह 1855 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अनुरोध पर यह विधेयक लाया गया और आगे चल करके 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया और उसके बाद विधवा विवाह को वैध बना दिया गया। और विधवा विवाह को वैध बनाने के पश्चात उनसे उत्पन्न पुत्र को वैध माना गया और संपत्ति में अधिकार दिया गया। D.K. कर्बे, धोंधो केशव कर्बे, D.K. कर्बे का शुद्ध नाम है धोंधो केशव कर्बे। 1893 में इन्होंने विधवा विवाह मंडली बनाई और जब इनसे कहा गया
ये करबे साहब ब्राह्मण समुदाय में जन्म लिए थे। जब इनसे कहा गया कि आप विधवा विवाह को प्रोत्साहित कर रहे हैं और खुद शादी विधवा से तो नहीं करेंगे, तो इन्होंने एक विधवा ब्राह्मण औरत से शादी किए और उसके बाद फिर विधवा को विवाहित करने का कार्य प्रारंभ किए। यानी फिर विधवा विवाह मंडली बनाए और 1899 में पूना में इन्होंने विधवा आश्रम भी खोला था। यानी डी.के. करबे साहब और ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से विधवा विवाह वैध बनाया जा सका। बाल विवाह। भारत में बाल विवाह प्रथा प्रचलित था, जिसको कम करने के लिए कई बार कोशिश किया गया और उसी के तहत आगे चल करके आधुनिक भारत में 3 अधिनियम पारित किए गए। और जिसमें पहला अधिनियम जो था वो केशव चंद्र सेन के सहयोग से लाया गया और इसे कहा गया सिविल मैरिज एक्ट। सिविल मैरिज एक्ट 1872। इसी का उल्लंघन केशवचंद्र सेन ने किया था। इसमें लड़की की उम्र 14 वर्ष किया गया था, लेकिन इनकी लड़की की उम्र थी 13 वर्ष और इन्होंने राजा से अपने लड़की का विवाह कर दिया था और तभी ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया था। यानी कि सिविल मैरिज एक्ट लाया गया और इसमें 14 वर्ष लड़की की उम्र निर्धारित किया गया और 18 वर्ष लड़के की उम्र विवाह के लिए निर्धारित किया गया। लेकिन इस अधिनियम को, सिविल मैरिज एक्ट को, न तो हिंदुओं ने और न ही मुसलमानों ने, दोनों में से किसी ने भी फॉलो नहीं किया और जिस तरह से बाल विवाह होते रहे वो प्रथा बरकरार रही, चलती रही। यानी इसे नेटिव के रूप से भी जाना जाता था। सिविल मैरिज एक्ट 1872, इसमें 14 वर्ष लड़की की उम्र और 18 वर्ष लड़के की आयु निर्धारित किया गया था। इस अधिनियम को लाने में केशव चंद्र सेन का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे चल करके सम्मति आयु अधिनियम लाया गया 1891 में। 1891 में सम्मत आयु अधिनियम लाया गया तो इसका विरोध तिलक जी ने किया था। लोकमान्य तिलक जी ने कहा कि यह हमारी संस्कृति पर कुठाराघात है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इसमें सहयोग दिए थे बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी के सहयोग से सम्मति आयु अधिनियम लाया गया था, लेकिन इसमें भी लड़की की उम्र कम करके न्यूनतम 12 वर्ष कर दिया गया था। यानी न्यूनतम 12 वर्ष। अब एक लड़की की उम्र 12 वर्ष न्यूनतम किया गया है तो इसके लिए किसी अधिनियम के लाने की क्या ज़रूरत थी। कोई भी कितना भी होगा तो 12 वर्ष 10 वर्ष की लड़की का विवाह कर ही देता था। तो न्यूनतम 12 वर्ष कर दिया गया और सम्मति आयु अधिनियम का तिलक जी ने काफ़ी विरोध किया था। इन्होंने कहा कि ये हमारे संस्कृति पर कुठाराघात है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे चल करके सम्मति आयु अधिनियम को डॉक्टर हरबिलास शारदा के सहयोग से सम्मति आयु अधिनियम में संशोधन किया गया और बदलाव किया गया। उसके बाद इसमें लड़की की उम्र 14 वर्ष किया गया और लड़के की उम्र 18 वर्ष किया गया और कहा गया कि इससे कम उम्र के लड़की या लड़का अगर विवाह किया जाता है तो वो दंडनीय होगा। जबकि आगे चल करके इसमें भी संशोधन किया गया। 1929 में
सम्मति आयु अधिनियम, इसमें संशोधन किया गया और जिसे डॉक्टर हरबिलास शारदा के सहयोग से किया गया था और इसी कारण इसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें लड़की की उम्र 14 वर्ष किया गया था और लड़के की उम्र 18 वर्ष करके निर्धारित कर दिया गया था। यानी बाल विवाह को समाप्त करने के लिए 3 अधिनियम जो आए, उसमें सिविल मैरिज एक्ट, आगे चलकर सम्मति आयु अधिनियम और फिर 1929 में डॉक्टर हरबिलास शारदा के सहयोग से सम्मति आयु अधिनियम में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद में फिर 14 वर्ष और 18 वर्ष का प्रावधान कर दिया गया। ध्यान रहे यहाँ प्रश्न ये पूछा जा सकता है, अब यहाँ पे जो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से शारदा एक्ट में संशोधन हुआ, लेकिन उन्होंने पुनः उसी कार्य को किया जो पहले के अधिनियम में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम शारदा एक्ट के प्रावधानों को लागू करता है? तो ध्यान रहे कि शारदा एक्ट में यानी डॉक्टर हरिबिलास शारदा के सहयोग से सम्मति आयु अधिनियम 1891 में संशोधन किया गया है, लेकिन बहराम जी मालाबारी ने सम्मति आयु अधिनियम में लड़की की न्यूनतम आयु 12 वर्ष किया था। तो संशोधन सम्मति आयु अधिनियम का किया गया है, लेकिन लागू किया गया सिविल मैरिज एक्ट को। शारदा अधिनियम में वही बात बताया गया जो कि सिविल मैरिज एक्ट 1872 में कहा गया था। लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष विवाह के लिए निर्धारित कर दिया गया। तो ध्यान रहे यहाँ पे तीनों पॉइंट में जो 3 अधिनियम लाए गए, इसमें से 14-18 फिर 12 फिर 14-18, तो ये आपको याद रखना है। स्त्री शिक्षा पे बल भारत में दिया गया ईसाई मिशनरियों के द्वारा 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना किया गया पहली बार 1819 में, और उसके बाद में J.E.D. बेथुन ने 1839 में कलकत्ता में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किया। 1849 में कलकत्ता में प्रथम बालिका विद्यालय बनाया गया। यानी कि J.E.D. बेथुन ने 1849 में जब प्रथम बालिका विद्यालय स्थापित किया तो इन्होंने बंगाल में महिलाओं के एजुकेशन के लिए सुव्यवस्थित कार्य प्रारंभ कर दिया। आगे चल कर के 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच भारत आया, जो कि हायर एजुकेशन के साथ साथ महिलाओं के शिक्षा पर भी पहली बार ध्यान दिया गया था। और प्रोफेसर करबे साहब यानी धोंधो केशव करबे, D.K. करबे ने 1916 में पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जिसका नाम था श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय नाम था, और 1916 में पुणे में धोंधो केशव करबे साहब ने स्थापित किया था। 1927 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना पुणे में किया गया था। धोंधो केशव साहब को जब हमारा स्वतंत्र हुआ देश, स्वतंत्रता के बाद धोंधो साहब को पद्म विभूषण और भारत रत्न दिया गया था। किसको दिया गया था? धोंधो केशव करबे यानी प्रोफेसर D.K. करबे, इनको जो है भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, क्योंकि महिलाओं के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर और केशव करबे साहब ने ध्यान दिया था। पहली बार
महिला शिक्षा पर यानी स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया गया था चार्ल्स वुड के द्वारा। तो दोस्तों मैं अपने क्लास को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।